हाँ जी, तो आज हम बातें करने वाले हैं भौतिक ज्ञान की, कुछ ऐसे टॉपिक पे जो हमें पता है लेकिन हम पूरी तरीके से उसे नहीं जानते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ में है, हमेशा की तरह हर शनिवार को हमारी बात होती है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से। लेकिन आज हम क्या कुछ खास नया लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ये बताने के लिए मैं नहीं, आपके लिए मैंने कुछ तैयार किया है, वो आपको बताएगा। दोस्तों, आज बॉक्स एफएम पर हमारे साथ है डॉक्टर राम अवतार शर्मा, जिनके पास है 40 सालों का अमूल्य चिकित्सीय अनुभव और जो आज लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसके बारे में बात करना जरूरी भी है और जागरूकता रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण, प्रोस्टेट और इसका कैंसर। डॉक्टर शर्मा बताते हैं, प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में मौजूद एक छोटी सी लेकिन बेहद अहम ग्रंथि है जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है। आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ ये ग्रंथि बढ़ने लगती है, जिससे पेशाब में दिक्कत, बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत या पेल्विक एरिया में दर्द जैसे संकेत दिखने लगते हैं। और अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यही कंडीशन आगे चलकर प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले सकती है। आज के इस बेहद जरूरी एपिसोड में डॉक्टर शर्मा आपको बताएंगे प्रोस्टेट क्या है और ये हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, कौन से शुरुआती लक्षण इसकी बीमारी के संकेत देते हैं और कौन से लाइफस्टाइल स्टेप्स रख सकते हैं आपके प्रोस्टेट को हेल्दी और सेफ। डॉक्टर शर्मा का कहना है, प्रोस्टेट के इश्यूज के बारे में बात करना शर्म नहीं, समझ की निशानी है, क्योंकि समय पर पकड़ी गई जानकारी कई जिंदगियां बचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी और अवेयर लाइफ, तो आज का ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन बातों की जो हर पुरुष को जानना जरूरी है, प्रोस्टेट और इसका कैंसर, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। तो सर, हम नॉर्मली तो हर टाइप के कैंसर के बारे में जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अलग होता है, ब्लड कैंसर भी एक चीज़ होता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है ये आप हमारे लिसनर्स को बताइए ताकि वो समझ सके कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में प्रॉपरली होने वाला है। देखिए, आज का जो टॉपिक है तो वो बेसिकली तो मेल के लिए होता है, जो पुरुषों के लिए। लेकिन चूंकि पुरुष और महिला जो घर के तो दोनों ही एक जिम्मेदार एक स्तंभ हैं, तो पुरुष के स्वास्थ्य का महिला पर, पूरे परिवार पर असर पड़ता है। जहाँ तक प्रोस्टेट कैंसर का सवाल है तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये पुरुषों में नंबर 2 पर है। ये कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा होता है लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, और नंबर 2 पे प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इसको हम हल्के से नहीं ले सकते। और ये क्या बड़ी उम्र में होता है, ज़्यादातर जो मामलों में ये 60 साल की उम्र के बाद के पुरुषों में होता है। कभी कभी 50 के बाद में भी होता है, लेकिन वो अनकॉमन है। और ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, नॉर्मल कैंसर की तरह नहीं बढ़ते, लेकिन एक छोटे ग्रुप में बहुत तेज़ी से भी बढ़ जाते हैं और जान ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये एक अलग तरह का कैंसर है, नॉर्मल से बड़ी उम्र में होता है। यानी उम्र एक अपने आप में प्रोस्टेट कैंसर होने का कारण है। यानी 50 से पहले ये अनकॉमन है, रेयर है, होता ही नहीं है जी। तो इट मीन्स उम्र अपने आप में एक कारण है। तो जो ही आप 50-55 के पार करते हैं तो आपको इसकी तरफ जागरूक होना पड़ता है, और ये काफ़ी कॉमन है। तीसरा क्या होता है, लक्षण नहीं होते इसके, अपने आप में कोई लक्षण होते नहीं, तो बहुत लेट पता चलता है इसके अंदर। और चौथा है जो कि मैंने बताया कि उम्र अपने आप में इस कैंसर के होने का कारण है। यानी आप जितनी लंबी उम्र जिएंगे उतना ही आपके इस कैंसर के होने की संभावना बढ़ती जाती है। और बहुत सारे मामलों में ये स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो जल्दी से पता नहीं चलता। और पता चलता है तो पता चल गया, मेटास्टेसिस से पता चलता है। कहीं रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, उसकी आपने जांच करवाई, MRI कराई, CT स्कैन कराया, एक्सरे कराया, तो पता चल गया बोन डैमेज हो गया, या ब्रेन के अंदर कोई इसका आ गया, या लीवर के अंदर कोई रूटीन सोनोग्राफी कराई तो वहाँ पर आपका उसको पैच नज़र आ गया। यानी बहुत सारे मामलों में प्रोस्टेट कैंसर लेट डिटेक्ट होता है। और उसका एक कारण ये भी है, प्रोस्टेट के बारे में जागरूकता कम है, क्योंकि यंग लोगों में होता नहीं है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सोचते हैं ठीक है, अब उम्र है, जी लिया, कोई ख़ास बात नहीं, बहुत साल जी लिए। तो इस तरह की वजह से ये बीमारी है, ये फैलती जा रही है। और अब चूँकि हमारे यहाँ उम्र बढ़ रही है,
पहले 60 साल को लोग बहुत बूढ़ा होना मानते थे, अब 80-90 साल के लोग भी अच्छी तरह से घूम भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और 70-75 के लोग तो आप जानते हैं कि बिल्कुल एक्टिव हैं, हम चारों तरफ देखते हैं हम लोग। तो इट मीन्स जो ही यहाँ पर 60+ लोगों की संख्या बढ़ेगी आबादी के अंदर, तो प्रोस्टेट कैंसर की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, क्या उसके काम होते हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें यदि हमें पता हो तो हम उसके बारे में एक जागरूकता फैले और हम उसको हेल्दी रखने की कोशिश करें। हमारा मेन प्रयास ये है कि हम ऐसे कोशिश करें कि ये बीमारी हमारे हो नहीं, सीनियर जो सिटीज़न हैं, जो पुरुष लोग, उनमें हो नहीं। महिलाओं को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं में प्रोस्टेट नहीं होती है। बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि ये जो कैंसर होता है ये उम्र के साथ बढ़ता भी है और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी काफ़ी कम है। तो ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स इसके हो सकते हैं जिससे अगर किसी को है तो वो अपने आप के बारे में पता लगा सकता है? देखो, अपने आप में इसके मैंने कहा ना, कोई सिम्टम नहीं होते। जो प्रोस्टेट के सिम्टम होते हैं वही होते हैं। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, कि जानना पड़ेगा कि प्रोस्टेट क्या होती है और ये कहाँ पर स्थित रहती है। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसके अंदर हमारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है, तो उसकी जो नेक है, उसकी जो ट्यूब आती है और बाहर की तरफ आती है यूरेथ्रा के अंदर, जहाँ से यूरिन पास होता है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ये प्रोस्टेट होता है। और आप जब इसका एक क्रॉस सेक्शन देखोगे, कट सेक्शन देखोगे, तो ऐसे लगता है कि हमारा जो यूरिनरी पैसेज का यूरेथ्रा है वो प्रोस्टेट को चीरता हुआ शरीर से बाहर निकल रहा है, जिसके थ्रू यूरिन आता है। तो इसलिए इसको प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहते हैं। ओके। तो इसलिए ये यूरेथ्रा के चारों तरफ ये प्रोस्टेट होती है। तो एक उम्र के बाद में, जैसे 50 साल मानो, 50 के बाद में प्रोस्टेट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसकी वजह से। जी। तो उसका जो यूरेथ्रा के पास वाला पार्ट है प्रोस्टेट का, वो लगातार बढ़ता है। सारी प्रोस्टेट नहीं बढ़ती है, जो यूरेथ्रा के पास वाला प्रोस्टेट बढ़ता है। वहाँ एक छोटा सा लोब होता है, मीडियन लोब कहते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है और वहाँ वो यूरिन के अंदर रुकावट पैदा कर देता है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे है, स्लो प्रोसेस है और बहुत धीरे धीरे होती है। तो इसको शुरू में कैसे पकड़ेंगे हम? जो भी पुरुष 50 साल के हों, उनको थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए कि क्या उनके यूरिन की जो फ्लो है वो स्लो तो नहीं हो गया है। वो यूरिन करने के लिए जाते हैं तो यूरिन को स्टार्ट होने में, यूरिन का जो पास हो रहा है उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम तो नहीं लग रहा है, या रात को कहीं उनको 3-4 बार उठ के और वॉशरूम में तो नहीं जाना पड़ रहा है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। या उनको कभी कभी ऐसा तो नहीं लगा है कि तुरंत मुझे यूरिन पास करना चाहिए वरना तो मेरे जो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये अर्जेंसी है और ये हेजिटेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है, बार बार यूरिन पास करना। जैसे पहले आदमी दिन में 4 बार यूरिन पास करता था या 3 बार करता था, जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगी तो 5, 6, 7 बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो यदि इस तरह के सिम्टम डेवलप हो जाएं तो फिर उसको अपने डॉक्टर से या तो कंसल्ट करना चाहिए, और अदरवाइज़ साल 2 साल में एक बार एक ब्लड की जांच होती है, PSA कहते हैं उसको, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके। तो उसकी जांच करानी चाहिए और उसके लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो फिर वो यदि तेज़ी से कभी बढ़ जाए तो फिर आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में इन्वेस्टिगेशन फर्दर करवाए जा सकते हैं। तो ये प्रोस्टेट का है। अब प्रोस्टेट में क्या होता है कि इसके जो फंक्शन क्या होते हैं, तो एक तो ये क्या है कि क्योंकि ये प्रजनन जो तंत्र है हमारा उसका एक हिस्सा है, तो मेल के अंदर जो वीर्य बनता है उसका 30 से 40% के आसपास प्रोस्टेट के अंदर बनता है। बाकी सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर बनता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, और ये यूरिन के फ्लो को भी रेगुलेट करती है। और एक इम्पॉर्टेंट यंग लोगों में ये क्या काम करती है, यंग लोगों में ये यूरिन के बैक फ्लो को रोक देती है, बैक्टीरिया की एंट्रेंस को रोक देती है। इसलिए ज़्यादातर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो फीमेल में होते हैं यंग एज के अंदर। मेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत अनकॉमन है। और मेल के अंदर क्या होगा कि जो ही वो 55-60 के आसपास पहुंचते हैं तो उनमें जो प्रोस्टेट एनलार्ज होती है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ यूरिन हर समय पड़ा रहता है, तो उसमें फिर रेकरेंट इन्फेक्शन होता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूथ के अंदर यंग एज में प्रोस्टेट आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने से बचाती है, लेकिन वही प्रोस्टेट आपको जब आप सीनियर सिटीज़न की तरफ बढ़ते हैं, 50-60 के पार जब होते हैं उम्र में, तो उसी प्रोस्टेट की वजह से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को अपने को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। प्रोस्टेट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से 2 फंक्शन मेनली आते हैं। तो सर अगर हम यंग लोगों की बात करें तो यंग लोगों को अभी इस एज में अपने ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए, अपनी किन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम शायद उन्हें ना हो? देखिए, प्रोस्टेट का बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके। उसको रोका नहीं जा सकता जी। कुछ केसेस में ये जेनेटिक्स होती है, उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, और अदरवाइज़ तो करीब 80% मेल जो होते हैं जब वो 60-65 के पार हो जाते हैं तो 80% के अंदर प्रोस्टेट किसी न किसी रूप में बढ़ती है, और कोई न कोई लक्षण उसका होता है। कई लक्षण ऐसे होते हैं जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा। जैसे यूरिन का थोड़ा फ्लो कम हो गया, अदरवाइज़ कोई तकलीफ़ नहीं है, और या फिर यूरिन का आपको बार बार जाना पड़ गया, 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा, तो आप उसको टॉलरेट कर लेते हो। लेकिन कई केसेस के अंदर बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसमें होता क्या है, कई बार बड़े अलग तरह से ये होता है। जैसे प्रोस्टेट ने यूरिनरी ब्लैडर को खाली होने से उसकी रुकावट डाल दी, पूरा खाली नहीं होता है, तो हर समय यूरिनरी ब्लैडर में कुछ न कुछ यूरिन पड़ा रहता है। उसको रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, जो कि सोनोग्राफी से पता चलता है। जैसे कोई भी मेल सोनोग्राफी कराने जाता है तो डॉक्टर पहले उसका जांच करते हैं, फिर उसको वॉशरूम भेजते हैं कि भाई आप यूरिन पास करके आइए, फिर दोबारा देखते हैं, और फिर उसका मेजरमेंट लेते हैं भी जी। कितना वॉल्यूम बाकी रह गया, 30 ml, 40 ml, 100 ml, 120 ml। जी। तो यदि वो 30-40 ml से ज़्यादा यूरिन रहता है तो उसको रेजिडुअल यूरिन कहते हैं। इट मीन्स प्रोस्टेट है वो पूरे ब्लैडर को खाली नहीं होने देती है, तो कुछ न कुछ यूरिन जो है वो पड़ा रहता है। दूसरा क्या होता है, रुकावट की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, तो वो उसकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और उसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो मोटी हो जाती है। अब नेचुरली जब वॉल मोटी हो गई तो यूरिनरी ब्लैडर फैलेगा कहाँ, बाहर की तरफ तो फैल नहीं सकता, वो अंदर की तरफ ही फैलेगा। तो इट मीन्स उसमें यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कि पहले मान लो वो 300 ml को होल्ड कर पा रहा था यूरिन को आराम से, जब उसकी दीवारें हैं, उसकी वॉल चारों तरफ हैं, एक गुब्बारा जैसा है, गुब्बारे की जैसे वो परतें मोटी हो गई, तो मोटी होगी तो गुब्बारा है वो अंदर की तरफ तो नई दीवार बनेगी, बाहर तो बन नहीं सकती, बाहर तो कैप्सूल होता है, तो अंदर से वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो फिर 250 ml, 220 ml, 230 ml इकट्ठा कर पाएगा, तो आपको यूरिन जल्दी जाना पड़ेगा। तो जल्दी जाने का एक कारण ये भी है कि यूरिनरी ब्लैडर की दीवारें मोटी हो जाती हैं, उसकी वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। मोटी होने से उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है, कम होने से वो कम यूरिन को होल्ड करता है, तो आपको जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आती है, कभी कभी आती है वो, उसमें जब ब्लैडर आपका बहुत हैवी हो जाता है और उसमें हर समय यूरिन पड़ा रहता है, तो ब्लैडर के पीछे हमारा रेक्टम होता है, तो रेक्टम के ऊपर ब्लैडर प्रेशर डालने लगता है। तो कई बार जब लोग यूरिन के लिए जाते हैं तो उनको फ्रेश भी होना पड़ जाता है तुरंत साथ में, तो वो बड़ी एक शर्म करने वाली सी सिचुएशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन होती है कई बार जहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो एक आदमी के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है ना सेल्फ एस्टीम को कम करने वाली समस्या हो जाती है, और जल्दी से डायग्नोज नहीं होता है क्योंकि वो अवेयरनेस भी कम है, और सिम्टम्स को आप डॉक्टर को भी प्रॉपर तरीके से समझा नहीं सकते हो। आप वहाँ जाते हो अपने जो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को लेके, साहब मैं जब भी वॉशरूम जाता हूँ तो मेरे थोड़ा यूरिन स्टूल पास हो जाता है, तो मैं क्या करूं। और वो एज ऐसी होती है तो इंसान, डॉक्टर भी क्या सोचेगा, बोला ठीक है इनके डाइजेशन वगैरह ख़राब होगा, वो पेट की दवाई दे देगा और दे देगा। वो कई बार पता लगता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर के प्रेशर की वजह से ये सब समस्या हो रही थी, तो ऐसे केसेस में फिर ऑपरेशन वगैरह करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं, नॉर्मल बीमारियों से हटके होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की गुणवत्ता है, उसको कम करते हैं। और कई बार आपको एम्बेरेसिंग सिचुएशन भी है। जी बिल्कुल। जैसे एक मेल है, लंबी जर्नी खास करके बस से जर्नी करता है,
तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा मैंने जैसे बताया था, रेक्टम के ऊपर जो प्रेशर डालता है वो बड़ी एक है ना एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है। सडनली हम क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर, किसी के घर गए हुए हैं, कोई पार्टी में गए हुए हैं, या कोई ऐसे खुले के अंदर दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हुए हैं, तो वहाँ सडनली ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इसके बारे में जनरल अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, और इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वही हमारा आज का मकसद है कि हम बताएं कि इसमें फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत आराम से मैनेज हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन वो घबराहट की वजह से, संकोच की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से इंसान क्या है कि वो तकलीफ़ पाते रहते हैं, और उससे उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो मतलब ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित होती है। बिल्कुल, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लोग आई थिंक खुल के बात नहीं करते हैं, पर्सनल मानते हैं इसको। हाँ। कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और इससे मेरा जो है ना स्वाभिमान है हाँ, वो कमज़ोर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। हाँ, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। राइट। इसको खुल के बताना चाहिए, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस हैं ना बड़े सिंपल हैं, और बड़े एडवांसमेंट जो हुआ है आजकल जो सर्जरी में और मेडिसिन में, वो बहुत इजीली मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपको खुल के बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के बारे में, ये आपके कपड़ों के बारे में नहीं है, ये आपके विचारों के बारे में नहीं है, आपकी हेल्थ के बारे में, जिसके ऊपर सही टाइम रहते एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सर, अगर अब मैं बात करूँ लाइफस्टाइल के बारे में कि हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो हमारी इस कैंसर को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, लाइफस्टाइल का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ सकता है जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, यदि प्रोस्टेट एनलार्ज है, जैसा कि मैंने अभी बताया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन हर समय बचा रहता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, चूँकि नीचे तो प्रोस्टेट है तो उसने तो रोक डाल रखी है, तो यूरिन जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कुछ यूरिन आपके ऊपर किडनी में जा सकता है। तो किडनी में यदि यूरिन चला गया रिवर्स, इसको बैक फ्लो कहते हैं, तो बैक्टीरिया यदि उसमें चले गए इन्फेक्शन के टाइम में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्टिव सिस्टाइटिस होती है, वो सीनियर सिटीजन में जानलेवा हो सकती है, आईसीयू में भर्ती करवा सकती है, जान ले सकती है, या बड़े एंटीबायोटिक के लंबे कोर्स, महीनों एंटीबायोटिक लेने पड़ती हैं। आप जानते हैं कि जितने भी लंबे समय हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारे शरीर पे उसके बड़े ख़तरनाक आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो वापस जो बैक फ्लो होता है तो वो आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। एक तो एज की वजह से इम्यूनिटी वैसे ही कम रहती है, और ऊपर से यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो आपके बड़ा, वो है ना जो पुरानी कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा, तो उस तरह की वो सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर आ सकती है। तो सीनियर सिटीज़न में खास करके ऐसे लोग जो होते हैं, एल्जाइमर वगैरह होते हैं, जैसे डिजीज़ होता है कईयों के, जो भूल जाते हैं, समझते नहीं चीज़ों को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या किसी के जैसी पैरालिसिस हो गई, ऐसा कोई रोगी हो, या कोई किसी के मानसिक जैसे डिमेंशिया हो गया, जो एज के हिसाब से मनोभ्रंश कहते हैं जिसको, वो हो गया, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनमें तो ऐसा मानते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। डिमेंशिया से कोई व्यक्ति नहीं मरता, एल्जाइमर से किसी की मृत्यु नहीं होती, उनमें ज़्यादातर केसेस की जो मृत्यु होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वो अपने आप को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो उनका इन्फेक्शन है वो किडनी में चला जाता है। तो इसलिए इसको एक समझने की बात है कि घर में कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो उनके यदि फीवर बार बार आता है तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये फीलिंग आनी चाहिए कि कहीं न कहीं प्रोस्टेट से ओरिजिन हुआ इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा क्या करती, एक प्रॉब्लम और आती है, प्रोस्टेट प्रकृति के रूप में कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनको वो चाहती है यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाए, तो वो प्रोस्टेट के अंदर ही बॉडी उसको रोकने की कोशिश करती है, उस इन्फेक्शन को। उस बीमारी को कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। अब प्रोस्टेट के अंदर यदि इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, तो ये भी बड़ी एक हॉरिबल सिचुएशन है, क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस मेरा जैसे व्यक्तिगत अनुभव है, जो जैसा मैंने साहित्य भी पढ़ा है इस क्षेत्र में, लोगों के पेपर्स, प्रोस्टेटाइटिस उन बीमारियों में से एक होती है जो मारती तो है नहीं, मृत्यु नहीं होती है प्रोस्टेटाइटिस से, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, ये निकलती नहीं है। एक बार हो गई ना तो 90% लोगों में तो जीवन भर रहती है वो, तो हर महीने, 2 महीने में, 4 महीने में उनके इन्फेक्शन होता रहता है, और वो एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, उसकी वजह से
10 तरह की और इश्यूज़ खड़े होते हैं। प्लस जो एक इरिटेशन आपके 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है, तो वो आपको कोई काम नहीं करने देता, कहीं कंसंट्रेशन आपकी डेवलप नहीं होने देता, आपको हंसने नहीं देता, आपको जीवन का जो उत्सव है उसमें शामिल नहीं होने देता। तो वो कहने को तो एक साधारण सी बीमारी है, क्योंकि उससे जान नहीं जाती, लेकिन वो आपके जीवन को तो नष्ट ही कर देती है। तो इसलिए इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जेनेटिक ये बीमारी होती है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कुछ लोगों में जेनेटिक होती है, अदरवाइज मेनली हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ओके, अगर किन्हीं को जेनेटिक तरीके से बीमारी हो रही है तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? नहीं, प्रिकॉशन कुछ भी नहीं ले सकते। मान लो किसी के फादर के या ब्रदर के जैसे प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है और उसमें प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया हो, तो फिर घर में दूसरे जो मेल मेंबर्स हैं उनको अपना जो मैंने बताया ना PSA ब्लड की जांच से होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो हर 6 महीने में या साल में 1 या 2 बार तो करवाना ही चाहिए। तो उनको अवेयरनेस रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जेनेटिक एलिमेंट है, जीन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, खास करके प्रोस्टेट कैंसर। ओके, तो सर अगर किसी को बहुत ही कम एज में बाई चांस अगर ये बीमारी हो जाती है तो उन्हें किस तरीके से अपने आप को ट्रीट करना चाहिए ताकि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके? यंग एज में होती नहीं है ये। क्या होता है, डाई इथाइल टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है, ये उसके प्रभाव से होता है। प्रोस्टेट हो तो यंग एज के अंदर तो हार्मोन का बैलेंस बना रहता है, और थोड़ा सा जो ईस्ट्रोजन का भी सीनियर सिटीजन में, जो मेल में भी थोड़ा ईस्ट्रोजन बनता है, मेनली तो फीमेल हार्मोन है, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव मानते हैं, हालांकि वो सिद्ध नहीं हो पाया है। तो ये उस हार्मोन के प्रभाव की वजह से क्या वो ग्रोथ रुकती नहीं है, वो हार्मोन थोड़ा बना रहता है। तो वो हार्मोन लगातार वो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं जो यूरेथ्रा के आसपास वाली जो प्रोस्टेट है, तो उसमें लगातार वो टिश्यूज़ बनते रहते हैं, वहाँ ग्रोथ होती रहती है, तो उसकी वजह से ये बनती है। तो यंग में तो होती नहीं है, तो होता तो ये मतलब 50 के बाद में ही होता है, मेनली 60 के बाद में होता है ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में 50 के बाद में। उससे नीचे तो कोई रेयर है, मतलब रेयर केसेस बहुत ही कम, मतलब लाखों में से कोई एक के इंसान के थोड़ी बहुत हो तो हो। ये यूजुअली 50+ की ही बीमारी है। तो सर कैंसर जब हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल लिया होगा या फिर तंबाकू या फिर धूम्रपान जो होते हैं, इनकी वजह से कैंसर का एक वो बना हुआ है कि इन चीज़ों की वजह से होता है। तो क्या इनका असर इस वाले कैंसर पर भी होता है? देखिए, डायरेक्ट तो कोई भी अभी सिद्ध नहीं हुआ कि प्रोस्टेटिक कैंसर क्यों होता है। ओके, लेकिन प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के निश्चित रूप से तरीके हैं, और चूंकि कोई भी ऑर्गन जो हेल्दी रहता है तो उसमें कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो वो जो हेल्दी रहने के फॉर्मूले जो है ना, वो फिक्स हैं। मतलब ये एक बड़ी ज़ोरदार चीज़ है हमारे साथ कि आपको चाहे प्रोस्टेट को हेल्दी रखना हो, चाहे फीमेल में यूट्रस को हेल्दी रखना हो, चाहे आपको हार्ट को हेल्दी रखना हो, चाहे ब्रेन को हेल्दी रखना हो, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, जो आधारभूत सिद्धांत, वो एक ही हैं। जैसे प्रोस्टेट के लिए क्या है, आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। गुड स्लीप है ना, वो आपके हार्मोन को बैलेंस करके रखती है, प्लस टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोकती है। नंबर 2, आपको इन्फ्लेमेटरी खाना नहीं खाना है। अनफॉर्चुनेटली आज जो बच्चे ये ज़ोरदार ऑर्डर दे दे के और जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं जी, वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनको 50, 55, 60 साल का होना है। उस समय उनकी प्रोस्टेट बदला ले सकती है उनसे। एक मुहावरे के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, प्रोस्टेट वैसे बदला नहीं लेती है, लेकिन उस समय उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा। और इन्फ्लेमेशन जो ऐसा नहीं है कि खाली पेट में ही होता है, वो हर कोशिका में होता है, तो वो प्रोस्टेट में भी होगा। तो आगे जाके एनलार्ज प्रोस्टेट है, कैंसर प्रोस्टेट है। अब कैंसर प्रोस्टेट बढ़ इसलिए रहा है कि लाइफस्टाइल सही नहीं है लोगों की। रेगुलर आप एक्सरसाइज हो, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो। इसके अलावा जैसे फ्री रेडिकल्स जिनमें होते हैं ना, जैसे बीट रूट होता है, यदि किसी के प्रोस्टेट नहीं है तो बीट रूट का उपयोग करें, या पत्तियों वाली सब्जी जो भी होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, आपके मूली की पत्तियां हैं, बीट रूट की पत्तियां हैं, आपके जितने भी आप देखिए धनिया है, मेथी है, तो इस तरह की जो भी हैं, केल की पत्तियां हैं, तो ये सारे आप खाएंगे तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। इसके अलावा आप जैसे फर्मेंटेड जो फूड लेते हैं, जैसे आपके
अपने यहाँ साउथ इंडियन सारा फूड है वो फर्मेंटेड है। हमारे यहाँ राजस्थान में जैसे राबड़ी कहते हैं वो है। और इसके अलावा आप देखें तो आजकल अपने जो कांजी होती है, बीट रूट की कांजी है, आपकी गाजर है उसकी है, कोई भी कांजी बनाएं तो वो सारी की सारी हैं। आपके दालचीनी है, आपके हल्दी है, काली मिर्च है। अब हल्दी और काली मिर्च में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अकेली हल्दी खाते हो तो हल्दी में कुरकुमिन करके एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। कुरकुमिन हल्दी में हमारा शरीर मुश्किल से 5 से 10% एब्जॉर्ब कर सकता है। अब उसी को यदि आप काली मिर्च में मिला के थोड़ा सा उसमें घी या ऑयल डालकर उसका मिक्स बना करके आप वो लेते हो काली मिर्च, या फिर आप सब्जी वगैरह में जैसे हल्दी डालते हो साथ में काली मिर्च भी डालो, ऑयल तो होता ही है उसमें जी, तो फिर कुरकुमिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कोई 2000% बढ़ जाता है, 200 गुना बढ़ जाता है। तो वो 90-95% तक एब्जॉर्ब हो जाएगा 5% से। ओके। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन हम करके रखें तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है। आपका टमाटर है उसको हल्का सा रोस्ट करके या फिर उसका सूप बना के आप वीक में 2-3 बार लें तो वो एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर। तो ये सब आपकी प्रोस्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोस्टेट का प्रोटेक्शन अलग से नहीं है, ये चीज़ें आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, आपके ब्रेन के लिए भी हेल्दी हैं, आपके आंतों के लिए भी हेल्दी हैं। तो यानी आपको कदम कुछ भी उठाइए आप हेल्दी लाइफ का बेनिफिट आपके हर ऑर्गन को मिलता है। और जो कदम है वो बहुत साधारण है, करने लायक हैं सारे के सारे। आवश्यकता क्या है? इच्छा शक्ति की। और नई जनरेशन जैसे आप जैसी एज ग्रुप के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप ऑर्डर कर करके शुगर रिच खाना खा रहे हो, आपकी जो पैकेजिंग आती है उसमें सारा प्लास्टिक और PFAS करके आते हैं उसके अंदर। आप चाहे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे अपना खाना मंगा रहे हैं, जो रैपिंग आती है, जो कंटेनर आते हैं, सब प्लास्टिक के आते हैं। गरम गरम खाना है तो उससे जितने भी केमिकल्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं वो सारे के सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बताना चाहूँगा। जैसे आप ग्रिल करके मांस वगैरह खाते हैं जो लोग, बारबेक्यू वगैरह के अंदर जो काला सा पड़ जाता है इतना तेज़, वो स्ट्रांगली कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रेड मीट का उपयोग कम करें। जो खाने वाले हैं ठीक है खाते हैं, उसके मेरा कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं साइंटिफिक बात बताऊंगा कि रेड मीट है उसका यूज़ कोई वीक में 1 दिन करो या 15 दिन में एक बार, वो ठीक है। अदरवाइज़ उस ज़्यादा खाने से वो स्ट्रांगली प्रूवन है कि उसमें वो कैंसर को प्रेरित करता है हमारे शरीर के अंदर, उसके कुकिंग का मेथड भी प्रेरित करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चांसेस हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर कम होगा। और प्रोस्टेट कैंसर पे कुछ अपने और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जी, यानी कि यंग जनरेशन के लिए ये है कि वक्त बचाने के लिए आप जो ऑर्डर करते हैं ये आपका आने वाला वक्त ख़राब कर सकते हैं, संभावना रहती है। बिल्कुल। तो सर आजकल के लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो 12-12 घंटे सिटिंग जॉब लोगों की हो चुकी है, तो क्या ये प्रोस्टेट कैंसर को इफ़ेक्ट करती है? देखिए, सिटिंग तो के नेगेटिव इफेक्ट हैं। आपको अपनी चेयर पे कभी भी 90 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। हमारे शरीर की एक अंदर की रिदम होती है। अच्छा। शरीर का एक अंदर रिदम है। आप पढ़ते हो 90 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ो। आप बैठे हो तो 90 मिनट के बाद में एक बार आपको उठ के चाहे वहीं कर लो, छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लो, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 20-30-50 कदम आप चल लो, फिर बैठ जाओ। एवरी 9 मिनट शरीर को, आप गाड़ी भी चलाते हो, मैं कहता हूँ, लोग कई कहते हैं मैं वहाँ तो बिना रुके हुए 12 घंटे में वहाँ पहुँच गया, 10 घंटे में पहुँच गया। हाँ। वो नादानी है और किसी दिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और बाद में चुकानी पड़ती है, आपको पता ही नहीं चलता। हम सुनते हैं कि फला आदमी सोया था, सोया रह गया। अभी कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर था लड़का वो, और होटल में रात को सोया, सुबह मरा हुआ ही मिला। तो इसके कारण क्या होते हैं? शरीर को आप इन्फ्लेम्ड रखते हो। आप अपनी प्रसिद्धि के लिए, आप अपने को उस लेवल पे बनाए रखने के लिए आपके कितना मेंटल स्ट्रेस होता है। ऐसा लगता है कि जो खोपड़ी है उसमें से आग निकल रही है। तो इतना करने की आवश्यकता है नहीं। और हाथ में फिर क्या आया? कुछ भी तो नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी वर्क हो, आप अराउंड और 1.5 आवर, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बाद में शरीर को आराम चाहिए। आप ड्राइव भी करते हो तो 1.5 घंटे बाद में रुक जाओ कहीं पर, मुंह पे पानी के थोड़ा सा पानी डालो, 5-7 लंबे सांस लो, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करो,
मैं कहता हूँ आपके इस देश के अंदर एक्सीडेंट की रेट कम हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, मानता कोई नहीं है। रोज़ाना देखो, हम देखते हैं सड़कों पे लोग मर रहे हैं, इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, लोग अब तो साथ के साथ मर रहे हैं। पहले एक एक दो दो मरते थे, अब तो 5 गए 7 गए, पूरे की पूरी परिवार साफ हो रहे हैं। बिल्कुल। और फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। उसी स्पीड से आप देखो हाईवे पे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, फर्स्ट लेन में गाड़ी चलाते हैं और स्लो चलाते हैं। आपने ओवरटेकिंग की जगह नहीं छोड़ी किसी के लिए। न तो हमें लेन का ज्ञान है, न हमें स्पीड का ज्ञान है, न हमें कोई इंडिकेटर का ज्ञान है, न हमें पार्क कहाँ करनी चाहिए अपना व्हीकल उसका ज्ञान है। तो हम मर रहे हैं। तो उनका सब हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ रहा है। तो इस बिहेवियर का भी हमारे पे असर आएगा। हम स्ट्रेस में तो रहते हैं ना भाई। आप गलत लेन में गाड़ी चलाते हो, कोई आपको बार बार हॉर्न दे रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपके शरीर पे तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना। आपको वो अभी पता नहीं लग रहा है। ये बुखार है नहीं कि अभी पता चल जाए, ये चोट है नहीं कि अभी दर्द होने लग जाए। वो शरीर को अंदर से धीरे धीरे ब्रेक करता है। और जो ही आप एक उम्र में पहुँचते हो तो आपके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ये क्या हो गया। आपने कुछ किया है, आपको पता नहीं है, आप में अवेयरनेस की कमी है। आपने लाइफ में माइंडफुलनेस डेवलप करने की कोशिश नहीं करी। आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि सचेतन यानी माइंडफुलनेस है क्या। आप बस आंख बंद करके लोगों की नकलची बन गए हो। हम लोग, किसी ने कहा कि ऐसे सांस लो, ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कोई गूगल पे कुछ पढ़ लिया आपने। गुरु ऐसे थोड़ी मिलते हैं। गुरु से जिससे आपका संपर्क नहीं है वो गुरु थोड़ी हो सकता है। किसी ने कहा ऐसे करो, आप करने लगे। हम, आप इंसान हो, आप बंदर नहीं हो कि लोगों के कहने से फॉलो करो। अपना लॉजिक डेवलप करो। उसके लिए आपको माइंडफुल रखना पड़ेगा अपने आप को। और द मोमेंट आप माइंडफुल होते हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में अपने आप जानने लग जाते हो, अवेयरनेस आ जाती है, आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल सर, अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो जो शहर के जो बुज़ुर्ग हैं या फिर उनकी जो अब जो जनरेशन है उनको पता है इस कैंसर के बारे में, वो उनको अवेयर भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे देश के गाँवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि कैंसर क्या होता है। तो उन लोगों के लिए हम क्या ऐसे कंडीशंस रख सकते हैं, क्या ऐसे टर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से उनको जागरूक बना सकते हैं इसके बारे में? देखिए शिरीन, वो तो एक पुरानी कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिसको जानना है उसको तो मोती पकड़ने हैं तो उसको तो समुद्र में गहरा उतरना पड़ेगा, पानी में गहरा उतरना पड़ेगा, मोती तभी मिलेगा। मोती तैर के ऊपर नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो लोगों को देखो अवेयर तो खुद को होना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या, हम तो सूचनाएं दे सकते हैं और सूचना का प्रसारण कर सकते हैं। नॉलेज जो हमारे पास है उसको हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन उस नॉलेज को पकड़ने के लिए समय तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि नॉलेज कहाँ आ रहा है। और जो मान लो हमारे लिसनर सुन रहे हैं उनको अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम आता है सैटरडे को, आप सुना करो। तो लोगों में अवेयरनेस तो सुनने से आएगी ना। और इसमें मिस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल हेल्दी लाइफ के जो हमारे प्रोग्राम में बताते हैं वो तो तकरीबन सेम ही है ना। वो बार बार इसलिए बताया जाता है कि बार बार बताने से ही, उस हैमरिंग से ही आप उसको फॉलो करते हो। अदरवाइज़ आप उसको फॉलो करना भूल जाते हो, आप दूसरे झंझटों में पड़े रहते हो। आप ज़िंदगी में चीज़ें इकट्ठे करने में इतने व्यस्त हो गए हो कि आपने ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया। तो बुज़ुर्गों का भी, चाहे शहरों का हो चाहे गांव का हो, बैठते नहीं हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं है, कोई हम सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे हैं। अब शहरों में कितने हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे उनके बाहर रहते हैं, वो अकेले रहते हैं। कोई उन्होंने सपोर्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी ने डेवलप नहीं किया कि भाई सीनियर सिटीज़न जिस मोहल्ले में रह रहे हैं कोई क्राइसिस में आ जाए तो उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। उस खुद को ही सपोर्ट करना है। और बहुत सारे दुख पाके और जान दे देते हैं। और फिर तीये की बैठक पे हम लंबे लंबे भाषण पढ़ते रहते हैं। जीते जी भाई मुझको मुझसे छीन कर पत्थर बना दिया, जब मैं नहीं रहा हूँ तो पूजा गया हूँ मैं। तो बाद में हम कितने ही पढ़ते रहो उनके लिए। आप हम ज़िंदगी को बचाने का तो हमने प्रयास किया नहीं। तो सोशल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसको अब एक समय आ गया है कि हम सोसाइटी अपनी तरफ से विकसित करें। और जो सीनियर सिटीज़न है उनका एक अपना ग्रुप होना चाहिए। नहीं है तो आपको आगे बढ़ के वो बनाना चाहिए। और आपको ये मान के स्वार्थी बनना चाहिए आपको वहाँ पर कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मैं मेरी एज ग्रुप के आसपास के 5-7 लोगों के संपर्क में रहूँगा। मैं मेरे 5 पड़ोसी से संपर्क रखूँगा। यहाँ क्या होता है, दीवारों को लेके हम पड़ोसियों से लड़े रहते हैं।
कभी क्राइसिस आ गई तो हमारे साथ कोई रात को हमें हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं रहा कोई आदमी, क्योंकि हमारा संपर्क ही नहीं है किसी से। तो इतना तो संपर्क रखो कि क्राइसिस में आपके साथ रहे। छोटी मोटी चीज़ों को ओवरलुक करना सीखो, क्योंकि ओवर क्राउडेड हमारे शहर हैं। बिल्कुल। यहाँ इश्यूज़ तो आएंगे। अब इश्यूज़ को कन्फ्लिक्ट में मत बदलो। आपने तो उसको युद्ध क्षेत्र बना दिया, तो युद्ध क्षेत्र बना दिया तो आप अकेले पड़ गए ना। बड़ी इमरजेंसी कभी आ सकती है लाइफ के अंदर, तो उसमें आपके साथ कौन है? कोई नहीं है। आपकी आवाज़ कोई सुन के भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके किसी से संपर्क भी नहीं है। तो वो सब हमें डेवलप करना पड़ेगा। जी सर, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो नॉर्मली कैंसर तो पेनफुल होते हैं और उनका जो इलाज होता है वो भी काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन इस कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो लाइफ की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी होती है, या फिर इसके ठीक होने के चांसेस कितने % ज़्यादा होते हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर कई तरह के होते हैं। ओके। बहुत सारे कैंसर तो ऐसे होते हैं इसमें जिनमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, खाली डॉक्टर ऑब्जर्व करते रहते हैं। जैसे इसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। तो स्टेज 1 एक प्रोस्टेट के छोटे से पार्ट में होता है। यदि वो डिटेक्ट हो जाता है तो अच्छे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी यदि केयर में आप रहते हो तो वो इसको रेगुलरली वॉच करते हैं। और यदि वो साइज़ में नहीं बढ़ता है और वहीं रहता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, या मिनिमम कोई हार्मोनल थेरेपी होती है वो देते रहते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर कम रहे बिल्कुल। तो इस तरह से वो आराम से वो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोस्टेट कैंसर होती हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, लेकिन कई बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबको मैनेज करना है। अब इसमें ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं, इसके मैनेज करने के तरीके, तो उसमें एक तो होता है कि आप प्रोस्टेट को निकाल दो पूरी कोई। तो यदि वो लोकल है तो प्रोस्टेट जब निकल जाएगी तो वो सारी बीमारी उसके साथ निकल जाएगी और बायोप्सी से प्रूव हो जाएगा कि वो प्रोस्टेट से बाहर निकला नहीं है और वहीं का था। तो एक तो वो तरीका होता है। दूसरा, इसमें जो रेडियोथेरेपी होती है, जिसको साधारण लोग सेक लगना कहते हैं कि भी हमें बिजली का सेक लगा है, हमारे देश में कॉमन लैंग्वेज वही है इसकी। तो वो रेडियोथेरेपी जो है वो बहुत एडवांस हो गई है। तो यहाँ 2-3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो प्रोस्टेट की सर्जरी जो है वो बहुत एडवांस हो गई है, और इसमें कोई लंबा चौड़ा शरीर को काटते नहीं है, आजकल मशीनें करती हैं। और लेटेस्ट है वो तो लेज़र गाइडेड आ गया है, रोबोटिक एक्सीजन। तो उसमें कई वर्ल्ड के जो टॉप यूरोलॉजिस्ट हैं वो तो इतना बढ़िया करते हैं कि रोगी अगले दिन अपने घर चला जाता है सर्जरी करा के। ऐसा भी हो गया। आज से 40 साल 30 साल पहले सबसे बड़ी सर्जरी, मतलब इतना जैसे आज का हार्ट सर्जरी के बराबर ही प्रोस्टेट की सर्जरी को मानते थे। पूरा पेट काट करके, यूरिनरी ब्लैडर काट करके और अंगुली से प्रोस्टेट को निकालते थे। वहाँ पे कपड़े ठूंसते थे ब्लीडिंग रोकने के लिए, क्यों टाँके तो लगा नहीं सकते थे। तो रोगी बड़ा दुख पाता था, मृत्यु की दर बहुत थी हाई। पहले ही था कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन से आप बच के आ गए तो आपने लंका फतेह कर ली। आज के टाइम में बड़ा सिंपल हो गया है। सर्जरी में जो एडवांसमेंट हुए हैं वो मिरेकुलस हुए हैं, और सर्जन की अंडरस्टैंडिंग है वो गज़ब की है। बस आपके पास यदि पैसा ठीक है तो सर्जरी बहुत सिंपल हो गई है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और रेडियोथेरेपी भी बहुत एडवांस हो गई। पहले तो क्या कि पूरे पेल्विक एरिया को वो देते थे रेडिएशन। आज से आप 30 साल पहले जाओगे, 35 साल 40 साल पहले, तो उसमें तो क्या कि रेक्टम को भी डैमेज हो सकता था, यूरेथ्रा को भी डैमेज होता था। अब जो नई रेडियोथेरेपी है, ज़्यादा डिटेल तो कि देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोथेरेपी वाले बताएंगे, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ जनता की अवेयरनेस वाला पार्ट। वो बहुत फोकस्ड है, लोकलाइज्ड है। जितनी एरिया में देना है, जैसे मान लो पूरी प्रोस्टेट में देना है तो सिर्फ प्रोस्टेट में ही वो रेडिएशन जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और प्रोस्टेट में भी यदि उन्होंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया कि खाली ये छोटा सा कैंसर है, इसको यहीं डिस्ट्रॉय करना है, वो वहाँ भी कर सकते हैं। तो रेडियोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है। ये लोकल डिजीज़ में भी दे सकते हैं, और स्प्रेड है तो कहीं स्प्रेड वाली अलग पॉइंट पे भी रेडियोथेरेपी दे के और कैंसर सेल को मारा जा सकता है। और ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ रेडियोथेरेपी का। अदरवाइज़ हार्मोन थेरेपी देते हैं, और कीमोथेरेपी प्रोस्टेट के कैंसर में यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कुछ केसेस के अंदर जो भी डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है वो उसमें देते भी हैं। अब इम्यूनोथेरेपी भी डेवलप हो रही है, तो सारे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, प्रोस्टेट के कैंसर का व्यवहार अलग होता है नॉर्मल कैंसर से। कुछ बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, उनको डॉक्टर अपने वॉच में रखते हैं,
कुछ एग्रेसिव होते हैं, वो बायोप्सी वगैरह सब बताते हैं, स्टेजिंग बताते हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है ना, वो उसका डिसीजन है, वो हम डिसीजन नहीं ले सकते, वो तो वही लेंगे। लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए है कि कुछ स्लो ग्रोइंग होते हैं लेकिन कुछ फास्ट ग्रोइंग भी होते हैं, तो वो उसके हिसाब से जो आप अपना डॉक्टर जो डिसीजन ले। हमारा काम अवेयरनेस है। अवेयरनेस हम क्या कर सकते हैं, 2-3 साल में एक बार जो 60 प्लस के हों तो आप सोनोग्राफी करा के प्रोस्टेट की हालत देख सकते हैं, उसमें भी कोई इन्वेजन नहीं होता है बॉडी का। और ऐसे ही जो PSA आप साल में एक बार करवा सकते हैं, तो उसमें यदि PSA राइज होता है या शुरू इनिशियल जो लेवल है बहुत हाई आ गया, तो फिर आप उसके हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अपने यूरोलॉजिस्ट को से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस बीमारी की हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे केसेस में डायग्नोसिस बहुत लेट होती है जब बीमारी स्टेज 4 में चली जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट इटसेल्फ में कई बार बहुत छोटा सा न्यूड्यूल होता है, बहुत ही छोटा सा, और पता लग गया कि ब्रेन में भी चला गया, तो वो स्टेज 4 सीधा हो गया और कोई सिम्टम पैदा नहीं किए उन्होंने। ऐसा कई बार होता है। तो जब कई बार हमें ऐसे लगता है कि प्राइमरी कैंसर कहाँ है, हमने जैसे उसकी सेकेंडरी तो पता लगा लिया कि यहाँ लीवर में भी आ गया, आपके ब्रेन में भी आ गया, बोन में भी आ गया, लेकिन जो शुरू कहाँ हुआ तो सब ढूंढते रहते हैं। तो अंत में बहुत सारे केसेस में पता लगता है प्रोस्टेट में एक बहुत छोटा सा न्यूडूल है, वहाँ से निकला है सारा ये। तो ये इस तरह की संभावना भी इस बीमारी में रहती है। ओके तो सर जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो लेडीज़ में होता है उसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी इवेंट भी उसके लिए होस्ट होते हैं, तो उस बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग जानते भी हैं और आजकल उस पर खुलकर बात भी होने लगी है। लेकिन अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो मुझे अभी भी यही लगता है कि हमारे देश में खास करके इस टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, इसीलिए शायद वो बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक इम्पॉर्टेंट तो कारण ये है कि ब्रेस्ट कैंसर रिलेटिवली यंगर एज में होता है। हाँ 35, 40, 45 में होता है। हाँ बहुत बुजुर्ग महिलाओं में उल्टा कम होता है तो बहुत स्लो ग्रोइंग होता है। तो जो खतरनाक जो होता है ना, जैसे हार्ट अटैक यंग एज वाला ज़्यादा खतरनाक है। हाँ और बहुत सीनियर सिटीजन का हार्ट अटैक होता है, वो उसमें जान जाए ये ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर अटैक होता है वो जान बच जाती है। तो हार्ट अटैक मेजर जो हार्ट अरेस्ट होता है, इसमें आदमी तुरंत मर जाता है, वो ज़्यादातर यंग लोगों में होता है। ऐसे ब्रेस्ट जो कैंसर सीवियर वाला होता है वो यंगर एज में होता है। जितनी यंग लेडी होगी उतना उसके सीवियर होगा। और प्रोस्टेट चूँकि ज़्यादातर केसेस होते हैं वो 70 प्लस के बाद में होता है, तो एक आम आदमी में ये धारणा रहती है कि ठीक है अब तो पापा जी हैं, वो 75 साल तो जी लिए, ठीक है, बाकी तो एक दिन जाना ही होता है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हुई नहीं। लेकिन आदमी 70 साल का हो, 80 हो, 90 हो, लोगों ने 70 साल के बाद में, 90 साल के बाद में 85 ईयर की एज में नोबेल प्राइज़ जीते हैं। बिल्कुल। तो यदि प्रोडक्टिव आदमी है तो वो उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो हम हर उम्र में वो यूज़फुल होता है। और जो नॉन प्रोडक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, वो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होने से कई ऐसी यूज़फुल लाइफ हैं वो बचाई जा सकती है। बिल्कुल। तो सर हमारा जो शो है अंत में आ चुका है, लेकिन जाते जाते आप क्या मैसेज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे इस कैंसर से बचने के लिए या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए? देखिए, हर कैंसर से बचने की ही हमें आवश्यकता है। और मैंने जैसे बताया ना कि कैंसर हमारे शरीर में हर महीने कोई 10,000 कैंसर होते हैं हमारे शरीर में। हम सब के शरीर में माइक्रो कैंसर्स कहते हैं, वो होते रहते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम है वो उनको नष्ट करता रहता है और हम पूरी ज़िंदगी बिना कैंसर के निकाल देते हैं। ऐसी घटना जो हमारे शरीर में ऑलमोस्ट रोज़ाना कितनी बार घटती है, उसके बावजूद भी हम बिना कैंसर पूरी उम्र जी सकते हैं। वाह। तो इट मीन्स बेस क्या है? आपका इम्यून सिस्टम सही हो। आपका इम्यून सिस्टम कब सही होगा? जब आपका पेट के अंदर, आपकी बड़ी आंत के अंदर जो बैक्टीरियल सिस्टम है वो सही रहे। वो बैक्टीरियल सिस्टम कब सही रहेगा? जब आपका सोना, आपके विचारों में ठहराव, ठंडापन, आपका खाना है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी खाना हो, बैलेंस्ड फूड हो, आप
कुछ एक्सरसाइज करें। आप 90 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूस काम नहीं करें, चाहे कितना ही अर्जेंट हो। चाहे आधा मिनट का ब्रेक दो, शरीर को थोड़ा ब्रेक दो। चाहे कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ पांव हिला लो, चाहे खड़े स्पॉट पे खड़े खड़े हल्के से स्पॉट जॉगिंग जिसको कहते हैं वो कर लो। 5-10 लंबे सांस ले लो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप माइंडफुलनेस डेवलप करो। सचेतन कहते हैं, आप चेतन मन से अपने आप को जागृत करते रहो, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। और माइंडफुलनेस की टेक्निक सीखो, आप उसकी प्रैक्टिस करो और आप चीज़ों को पाने की भी जो दौड़ है उससे अपने आप को हटा लो। उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है। हम उसके पीछे भागते रहते हैं, एक दिन शरीर खो देते हैं, 5-7 दिन चर्चाएं होती हैं, उसके बाद में समय की जो धूल चलती है उसके नीचे आपको आपकी याद, आपका जीवन सब कुछ दब जाता है। कोई आपको याद नहीं करता, आपके काम को याद रखता है, आपने दिया क्या उसको लोग याद रखते हैं, आपने पाया क्या वो सब महत्वहीन है। ये बात समझ में आ गई तो आप जीवन को एक उत्सव में बदल सकते हो। अदरवाइज़ तो हर समय आपको लगेगा कि आई मौत, तो मृत्यु भय में जियोगे। बस इतनी सी सिंपल सी स्टोरी है लाइफ की। इतनी बड़ी बात, मतलब इतना अच्छा हमारा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगता है पूरे कॉन्वर्सेशन में सबसे प्यारी बात मुझे ये वाली लगी सर की, जो सर ने बहुत ही सही बताई। और ये ना रियलिटी चेक है लाइफ का कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान आप रखो। जैसे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वही आपका सबसे बड़ा योद्धा है आपके शरीर का, जो आपकी बीमारियों से आपके लिए लड़ सकता है। बाकी सर ने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको हर 1 से 1.5 घंटे में एक वॉक लेनी चाहिए, ज़्यादातर सीट पे नहीं बैठना चाहिए। सर हमारे भी शो का वक्त हो चुका है, अब हम लोग भी जा रहे हैं वॉक लेने के लिए, लेकिन आप लोग सुनते रहिए बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।